ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं डिजाइन ऑफ टेंशन बम्पर। क्या है इसमें सारी चीजें। देखो, बेसिकली क्या है, कुछ चीजें हम बेसिक कंसेप्ट हम इसमें देख चुके हैं। तो मतलब बेसिक फंडा क्या है, ठीक। अ, 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 देखो, बेसिक फंडा ये है कि जो भी टेंशन है वो हमारी डिजाइन टेंशन से कम होनी चाहिए। ठीक, इस सिविल इंजीनियरिंग का सिद्धांत यही है कि जो भी भाई टेंशन फोर्स लग रही है वो उसके टेंशन के सामर्थ्य से कम होनी चाहिए। अब आता है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, जैसे ये मेरी प्लेट है, ठीक है, जैसे एक ये प्लेट हो गई और एक इसके नीचे दूसरी प्लेट है, ठीक है। अब मैंने टेंशन फोर्स लगा रखी है, मैंने इनको वेल्ड से ज्वाइन कर रखा है या जैसे भी मैंने ज्वाइन कर रखा है। अब क्या होता है, ये जो इनका ग्रॉस सेक्शन है, मतलब ये जो टोटल जो सेक्शन है उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके ये यील्ड कर जाती है। ठीक, जैसे मैं दिखा दूं तुम्हें, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन अगर होगा, कुछ है। देखो कुछ इस प्रकार का, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इधर, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा था और ये है ना, यील्डिंग मतलब उसमें फेल हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। या सिंपल भाषा में, जैसे ये मेरी कोई स्टील की प्लेट है और मैंने इस पे खिंचाव लगा दिया, तो क्या होगा, ये थोड़ी सी खींचेगी और कहीं एक पर्टिकुलर जगह ऐसी आएगी जहां पर इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक, और यहाँ पर फिर स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं जो क्रॉस सेक्शन है यील्ड हो गया है या सेक्शन ने जवाब दे दिया है। तो इसके लिए स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, भाई सिंपल सी बात है, ग्रॉस एरिया ले लो। देखो, टोटल एरिया लो, ठीक, ये दिया हुआ ग्रॉस एरिया, यील्ड स्ट्रेंथ की मल्टीप्लाई करो और एक फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा लीजिए जो होता है 1.1। ठीक, बात खत्म। ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 800 2007। पहली बात आप ये नोट करेंगे। फिर आता है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक, अब आता है इसमें कुछ चीजें। रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन का क्या मतलब है, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये हमारी बोल्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा अलग अलग हो जा रहा है यहाँ से। तो इसमें कह रहा है कि भैया पहले हम कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे नेट इफेक्टिव एरिया, इट इज डिफाइंड एज द ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन माइनस द डिडक्शन, एन इज इक्वल टू ए जी ग्रॉस एरिया माइनस जो आप डिडक्शन करते हो। ठीक, अब यार इसमें देखो कुछ हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे टोटल एरिया हो जाएगा, मान लीजिए आपने टोटल एरिया निकाला माइनस इसके एरिया को माइनस किया, इस एरिया को माइनस किया, ठीक। diameter of bolt hole according to IS 8 say diameter of bolt is taken as the larger than nominal dia of bolt. Following table gives the diameter holes for bolt. ठीक, अब आपके मान लीजिए नॉमिनल साइज जो है फास्टनर का 12 से 14 है, 16 से 22 है, 24 है, लार्जर देन 24, चार कैटेगरी। साइज ऑफ होल बराबर नॉमिनल डाया जो कि ये है प्लस क्लियरेंसेस, स्टैंडर्ड क्लियरेंस इज डायमीटर एंड विड्थ ऑफ स्लॉट। ठीक, 12 से 14 एक, 16 से 22 दो, 24 पे दो और फिर तीन। ठीक, ओवर साइज क्लियरेंस इन डायमीटर, क्लियरेंस इज लेंथ ऑफ द स्लॉट, शॉर्ट स्लॉट, लॉन्ग स्लॉट। भाई मेरे हिसाब से बस यही चीज याद रख लो, ठीक, ये सब
नॉट इम्पॉर्टेंट। सीधी सी बात है, अगर आपका जो बोल्ट है 12 mm डाया का है, तो उसमें आपको 1 mm जोड़ के होल बनाना है। अगर आपका डाया 17 mm का है, तो उसमें 2 mm जोड़ना है बस। ठीक, चलो। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन रप्चर। ठीक, तो ये फॉर्मूला देखो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज गिवन बाय द रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको आप एन बोलते हैं। एन क्या हुआ, जैसे ये मेरी प्लेट है, भाई ये अगर टूटेगी, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, खाली प्लेट है तो ये है ना, मतलब इधर से इस, तो इसका आप एरिया निकालेंगे एन 0.9 एफ यू ए एन अपॉन गामा एम। गामा में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25, एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेस, एन नेट इफेक्टिव एरिया। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्टिव एरिया, आप नेट इफेक्टिव एरिया निकालने, एन हो जाएगा आपका बी एन माइनस एन डी एच इंटू टी। बताओ भाई, ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, कोई नई चीज तो नहीं है स्पेशल। ठीक है, आपने क्या किया, बी टोटल विड्थ ले ली, ठीक, और एन कितने नंबर ऑफ होल है, डी एच कैसे, अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर देखूंगा तो मुझे बोल्ट का जो छेद है कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया डायमीटर डी और हाइट एच, तो इसलिए आपने डी एच, और कितने बोल्ट है, मान लीजिए 2 बोल्ट है, तो यहाँ पे 2 डी एच हो जाएगा। फिर जैसे एक ये है, ठीक है, ये हालांकि दूसरा केस है जिसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ये भी फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। इसमें क्या है, बी माइनस एन डी एच, कितने बोल्ट हैं आपके, 1 2 3 4 5, जैसे मैं इसको यहीं ले चलता हूँ, केस 2 जो है, ठीक है, अब ये देख लो ये क्या कह रहा है। देखो, बी आपकी टोटल विड्थ हो गई, एन कितने हो गए, 1 2 3 4 5, डायमीटर आपको पता है, होल की हाइट आपको पता है, पी आई पिच, पिच कितनी है भाई, पिच है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, एक मिनट बेटा। ठीक है, अब देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शियर। ब्लॉक शियर में जैसे पहले तो ब्लॉक शियर फेलियर देख लो कैसा होता है। ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार का, जैसे ये मेरी गसेट प्लेट है इधर, और ये आपने बाहर की तरफ इसको खींच दिया, है ना, तो ये टेंशन में फेल हो गया। ये जो है, ये भी आपका एक प्रकार का ब्लॉक शियर फेलियर है। ठीक, तो दिस इज बेसिकली ब्लॉक शियर। ठीक है जय, आ रहा है समझ में। चलो, अब देखो ब्लॉक शियर में क्या होता है, ब्लॉक शियर में अब हम स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लैक, सिंपल सा हम केस लेके चलेंगे, जैसे ये है, in this failure made the failure of the member occur along the path involving tension on plate and shear on perpendicular plane। पहले तो ये आप समझो, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये फेलियर दो चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट जुड़ी हुई है, ठीक, ये नीचे वाली प्लेट, ये ऊपर वाली प्लेट, जब अगर ये शेयर में टूट रही है, इस तरीके से ब्रेक होंगी, ठीक, तो ये इतने डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, शेयर लग रहा है, और इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में शेयर होगा, ठीक, एक शेयर प्लेन ये, एक शेयर प्लेन ये, और इस डायरेक्शन में टेंशन में टूटेगी। ठीक है जी, तो shear plane बेसिकली क्या है, failure of the member along occurs along plane in path involving tension and shear on perpendicular, बस ठीक, तो इतना आ गया समझ में, क्यों, तो यही ये कहना चाह रहे हैं। अब देखो अलग अलग प्रकार के इसने दिखा रखे हैं, जैसे यहाँ पर ये फेल करा, भाई ये हिस्सा निकल के अलग, ठीक, आगे देखो जैसे
यहाँ पर आप इस तरीके का है, मतलब ये इसने अलग अलग प्रकार दिखा रखे हैं। ये हो ही गया ब्लॉक shear फेलियर, आपका कॉम्बिनेशन होता है टेंशन का और shear का। चलो, ब्लॉक shear strength एट एन एंड कनेक्शन इज कैलकुलेटेड एज गिवन। देखो भाई, अब ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ठीक है, और आई डोंट थिंक के इन पे कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक, अगर आता है तो हम इन्हें याद करेंगे, नहीं तो कई बार ये मैंने देखा है एक आधी जगह तो पूछ लिया जाता है। अब यार ये सब याद करना आई डोंट थिंक इतना सही रहेगा। ठीक है, हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देख के अगर पूछे गए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि यार बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। देखो, जब हम कनेक्शंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अभी हम इनको समझ लेते हैं। तो तब हमने ये फॉर्मूले पहले भी देखे थे, अब थोड़ा सा ये दोबारा से बताना चाह रहा है। देखो, ये इसने निकाला है कि भाई अगर ब्लॉक shear स्ट्रेंथ निकालनी है तो इन दोनों में से जो हमारी कम आएगी वो हम निकालेंगे। देखो, पहला ये फॉर्मूला किसको प्रदर्शित कर रहा है कि अगर shear में यील्ड कर रहा है और टेंशन में अगर रफ्चर हो रहा है तो इतनी स्ट्रेंथ है। अगर shear में रफ्चर हो रहा है और टेंशन में यील्ड कर रहा है तो ये, ठीक है। देखो, यील्ड का क्या मतलब होता है? यील्ड, जब भी यील्डिंग की बात आए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अगर यील्डिंग की बात आ रही है, यील्ड का मतलब होता है ग्रॉस एरिया आपको लेना है, और अगर रप्चर की बात आ रही है तो आपको नेट एरिया लेकर चलना है। ठीक है, तो जैसे शीयर में यील्डिंग की बात कर रहा है, ये देखो ये फॉर्मूला है ना, शीयर में यील्डिंग की बात कर रहा है तो इसने ग्रॉस एरिया लिया, ठीक। रप्चर की बात किया तो इसने नेट एरिया लिया। शीयर में जब ये रप्चर की बात कर रहा है तो नेट एरिया ले रहा है, और यील्डिंग की बात कर रहा है तो ग्रॉस एरिया ले रहा है। ठीक। दूसरी बात, यील्डिंग की बात कर रहे हो आप तो आप यील्ड स्ट्रेंथ लोगे Fy, ठीक है। रप्चर की बात कर रहे हो तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ Fu। इसी प्रकार से शियर में रप्चर की बात हो रही है तो नेट एरिया लिया जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यील्डिंग का मतलब Fy। इतना आ गया समझ में? आगे देखो, अब देखो एवीजी और एवीएन जो हमने यहाँ पर देखा, दिस इज एवीजी और दिस इज एवीएन। मिनिमम, ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक जगह जो मैंने देखा था पूछा हुआ एसएससी में था कि ईएससी में था कि चार ऑप्शन दिए हुए थे कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक। मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया इन shear along a line of transmitted force respectively 1 2 and 4 3 as shown in the figure 1 and 1 2। देखो, एवीजी किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? ग्रॉस एरिया इन शीयर को। एवीएन किसको प्रदर्शित कर रहा है? नेट एरिया इन शीयर को, रेस्पेक्टिवली 1 2 and 4 3। 1 2 और 4 3, ठीक। एंड 1 2 एज शोन इन फिगर 2। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। देखो भाई, अगर आप यहाँ पर ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर लेते हो, मतलब कि आप ये मान के चलते हो कि बोल्ट का होल नहीं था, तो एवीजी कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप ये एरिया कैलकुलेट इस हिसाब से कर रहे हो कि बोल्ट के छेद हो रखे हैं, तो वो नेट एरिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आता है एटीजी, टेंशन। अगर आप टेंशन का एरिया ग्रॉस एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ग्रॉस एरिया का मतलब है आपने टोटल वो ले लिया है। क्या ले लिया है? फिर वही बात कि अगर आप बोल्ट के होल के एरिया को आप कंसीडर कर रहे हो तो इसका मतलब आप नेट एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो इसको हम ग्रॉस एरिया। ठीक है, जब आप देखो क्वेश्चन करेंगे हम, तब ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। Fu अल्टीमेट स्ट्रेंथ, Fy यील्ड स्ट्रेंथ, गामा m0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यील्डिंग में और रप्चर में। गामा m0 होता है 1.1, गामा m1 होता है 1.2। अब ये भी चीजें पूछी जाती हैं। अभी क्या कह रहा है? डिजाइन प्रोसीजर फॉर टेंशन मेंबर।
ठीक है बेटा, आज हम इतना ही रखते हैं। ठीक, हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक, इससे पहले चैप्टर के। ठीक है, कल हम अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कल हम वही रखेंगे मॉर्निंग में क्लास 7 या 7:15 से। ठीक है बच्चों, तो अभी जितनी भी मैंने की हैं, ठीक है, मतलब इससे पहले का जो हमने पढ़ा है वो हम डिस्कस करते हैं।